जब से म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल आया है, वेस्टर्न ब्लॉक जो कि ट्रेडिशनली वहाँ के पॉलिटिकल सेटअप खास तौर पर आंग सान सू की साहिबा के साथ बेहतरीन रिलेशंस रखता हुआ आया था, वेस्ट और यूएस वालों ने काफ़ी सैंक्शंस मिलिट्री जनता के ऊपर लगा दिए मिलिट्री रूल के बाद। लेकिन अब आज ये न्यूज़ आ रही है बहुत बड़ी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मज़ीद सैंक्शंस लगा दिए हैं म्यांमार के ऊपर। अल जज़ीरा ने कुछ देर पहले रिपोर्ट किया है कि यूएस यूरोपियन यूनियन एड मोर सैंक्शंस एज म्यांमार वायलेंस डीपेंस। लेटेस्ट मेजर्स टारगेट ऑफिशियल्स एंड आर्म्स डीलर्स एज द मिलिट्री यूजेस ब्रूटल फोर्स टू रिस्पॉन्ड टू वाइडस्प्रेड आर्म्ड रेजिस्टेंस टू इट्स रूल। 19 म्यांमार के टॉप ऑफिशियल्स के ऊपर और एंटिटीज़ के ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगाए। 19, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारों पे लगाए हुए हैं, लेकिन ये जो लेटेस्ट है ये 19 के ऊपर है। इसमें ऑफिशियल्स भी हैं और एंटिटीज़ कंपनियां भी हैं, और इनमें वैसे वो भी सैंक्शंस हैं जो कि डायरेक्टली मिलिट्री जनता को हिट करेंगे। सच एस कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं जो कि हथियारों की खरीदारी में असल में डील कर रही होती थी। ऐसी भी एंटिटीज़ हैं जो कि म्यांमार की एयरफोर्स को स्पेयर पार्ट्स प्रोवाइड करती थी, उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं। अभी तक 10 लाख से ज़्यादा लोग म्यांमार से डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं और 2400 लोग तकरीबन 2 सालों के अंदर मारे जा चुके हैं इन क्राइसिस के अंदर। अब तक वैसे 11 कंपनियां जो कि म्यांमार की मिलिट्री जनता के साथ लिंक्ड रही हैं, उन पे यूरोपियन यूनियन ने बैन लगाए हुए हैं, सैंक्शंस लगाए हुए हैं, और 84 उनके जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, नेता और ये सारे, उन पर भी बैन लगाया हुआ है। अब बैन का क्या मतलब होता है ये ज़रा समझें। ये बैन क्या होता है? ये जो यूरोपियन यूनियन वाले या यूएस वाले ये जो बैन लगाते हैं, तो ये क्या बैन होता क्या है? देखें, जहाँ तक इनकी अप्रोच होती है खुद इनके मुल्कों के अंदर, ईयू के मुल्कों के अंदर, यूएस के अंदर, और जो इनके टॉप के अलाइज होते हैं उनके अंदर, इन तमाम मुल्कों में एसेट्स उन कंपनियों और इंडिविजुअल्स के अगर होते हैं तो ये फ्रीज हो जाते हैं, और उनकी जो एंट्री होती है वो भी इन सारे मुल्कों में बंद कर दी जाती है। वीज़ा कोई नहीं लगता, ये ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं। लेकिन रूस और चीन समेत अब भी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के कुछ बड़े पार्टनर्स खुल के सपोर्ट कर रहे हैं मिलिट्री जनता को, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया अभी तक मिलिट्री जनता के टॉप सपोर्टर्स में से एक रहा है। अल जज़ीरा ने इसी हवाले से कुछ रोज पहले रिपोर्ट किया था कि चाइना, रशिया, इंडिया इनेबलिंग म्यांमार से मिलिट्री रूल रिपोर्ट। अब चाइना और रशिया का तो देखें समझ में आता है कि यहाँ मिलिटरली ये जो दो मुल्क हैं ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग अलाइज रहे मिलिट्री के, लेकिन इंडिया को इस वक्त म्यांमार के अंदर किस तरह से देखा जा रहा है, इस पे बात करते हैं। देखें, मिलिट्री कू से पहले ट्रेडिशनली इंडिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस को ही सपोर्ट करता रहा है वहाँ पे, लेकिन मिलिट्री कू के बाद इक्वेशन बदली है और इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट नज़र आया है। अब ये पॉलिसी शिफ्ट क्यों आया है? प्राइमरली बिकॉज ऑफ इंडियन नॉर्थ ईस्ट। ये जो रीजन है ना इंडिया का, इंडियन नॉर्थ ईस्ट का, ये सेपरेटिस्ट ग्रुप्स का गढ़ है, और मिलिट्री जनता के बिना इंडिया उन ग्रुप्स को ख़त्म कर ही नहीं सकता। तो एक अपना भी इंटरेस्ट इंडिया का यहाँ मिलिट्री जनता को सपोर्ट करने के पीछे रहा है, और इस डेवलपमेंट पे ये जो पॉलिसी शिफ्ट नज़र आई है, इंडिया के जो ट्रेडिशनल इत्तेहादी रहे हैं म्यांमार के अंदर, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। कुछ रोज पहले म्यांमार के टॉप के न्यूज़ आउटलेट इरावाड़ी, जिनको मिलिट्री जनता वाले पसंद नहीं करते, इस न्यूज़ आउटलेट को, इरावाड़ी को मिलिट्री जनता वाले पसंद नहीं करते, इनका लाइसेंस भी मैंने सुना है कि ब्लॉक कर दिया इन्होंने। इन्होंने रिपोर्ट किया है इरावाड़ी वालों ने कि इंडिया द म्यांमार जनताज ऑफ द रेडार फ्रेंड, और इसमें वो कह रहे हैं कि सिंस द कूप India has maintained a relationship with the regime, one that continues to grow with the diplomatic, military, economic and electoral spheres. ग्राउंड रियलिटीज़ को देखा जाए तो इंडिया की म्यांमार पॉलिसी में लॉजिक नज़र आती है, वो ठीक कर रहे हैं। अगर आप इंडियन नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे ना, तो इंडिया की पॉलिसी म्यांमार के हिसाब से ठीक है। कई इंडियन नॉर्थ ईस्ट के ऐसे सेपरेटिस्ट हैं जो कि म्यांमार मिलिट्री जनता के लिए मर्सनरीज के तौर पर काम करते रहे। वो पैसे लेकर या सेफ हाउसेस के चक्कर में या कोई दूसरा फ़ायदा लेने के चक्कर में ये जो तंजीमें हैं एंटी मिलिट्री जनता फोर्सेस के साथ लड़ रही हैं। तो इंडिया को मालूम है म्यांमार की मिलिट्री जनता इन प्रॉक्सीज़ को इंडिया के ख़िलाफ़ अनलीश कर सकता है अगर वो मिलिट्री जनता के ख़िलाफ़ खुल के सामने आते हैं तो। प्लस यहाँ पर सिर्फ चाइना फैक्टर नहीं, रशिया भी है। इंडिया का टॉप मिलिट्री पार्टनर रशिया,
मिलिट्री जनता का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक अलाई रहा है। ऐसे में अगर इंडिया इनके खिलाफ जाता है तो दिस कुड क्रिएट रिफ्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया ऑल्सो, कम से कम इस रीजन के हवाले से, और ये इंडिया नहीं चाहता। इंडिया के अंदर मिलिट्री में देखें एक स्ट्रॉन्ग रशियन लॉबी मौजूद है शुरू से लेके, जो कि इस चीज़ की स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं कि रशिया और इंडिया के जो मिलिट्री टाइज हैं ये हर हाल में मजबूत रहने चाहिए। कम वाट में अमेरिकन को अच्छा लगे या बुरा लगे, ये टाइज मजबूत होने चाहिए। एक बहुत बड़ी लॉबी है वहाँ पे, क्योंकि इंडिया जो है ना, डिफेंस सिस्टम इंडिया का बहुत ज़्यादा, इनके जो हथियार हैं वो मेड इन रशिया हैं। रूस से ताल्लुकात ख़राब करना इंडिया के मिलिट्री के इंटरेस्ट में नहीं होगा। इस हद तक इंडिया के बेहतरीन रिलेशंस हुए हैं रिसेंटली म्यांमार जनता के साथ कि सख्त वेस्टर्न और अमेरिकन सैंक्शंस के बावजूद आप देखें इंडिया क्या कर रहा है वहाँ पर। $400 मिलियन का इंडियन प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पर, कालाधन पोर्ट बना रहे हैं और हाईवे प्रोजेक्ट उनका चल रहा है $400 मिलियन का, अभी भी काम जारी है इसके ऊपर। और दूसरा उन्होंने चुपचाप में एक प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू कर रखा है $250 मिलियन का, जो कि इंडिया को थाईलैंड के साथ कनेक्ट करेगा और ये म्यांमार के रास्ते होगा। तो देखा जाए तो ये सारे जो प्रोजेक्ट इंडिया के वहाँ चल रहे हैं म्यांमार मिलिट्री जनता के ज़ेरे निगरानी, ये लॉन्ग टर्म लेवल के मंसूबे हैं जो कि इंडिया वहाँ लगा रहा है। अब यकीनी तौर पर ना सिर्फ मिलिट्री जनता बल्कि रूस से भी इंडिया को गारंटी मिली होगी इन प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के हवाले से, तभी तो इंडिया इतने पैसे लगाए जा रहा है ना, डिस्पाइट ऑन गोइंग सिविल वॉर इन म्यांमार। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये होगी, सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि इंडिया का भी इम्तिहान होगा, रशिया का भी होगा, चीन का भी होगा और बहुत सारे मुल्कों का होगा कि अगले साल ये जो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं मिलिट्री जनता वालों की जानिब से, जिसके बाद अपेरेंटली कोई लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी आने वाली है म्यांमार के अंदर और ये जो मिलिट्री रूल है इसका खात्मा होगा, उस इलेक्शन को और उस सरकार को देखना ये है कि क्या ये मुल्क तस्लीम करेंगे और कौन कौन से मुल्क उनको एक्सेप्ट करेंगे, ये देखना पड़ेगा। वेस्ट और अमेरिका वालों ने इलेक्शन से पहले ही कह दिया है कि हम नहीं मानेंगे उस सरकार को, उस इलेक्शंस को नहीं मानेंगे। तो फिर क्या ये जो मुल्क हैं और ख़ासतौर पर इंडिया, क्या ये एक्सेप्ट कर लेंगे उस सरकार को? मेरे ख्याल से इंडिया एक्सेप्ट कर लेगा अलॉन्ग विद चाइना एंड रशिया। अगर रशियंस एक्सेप्ट करेंगे ना तो इंडियंस भी कर देंगे। इंडियंस जानते हैं कि मिलिट्री जनता एज ए ग्राउंड रियलिटी, वो एक फोर्स है वहाँ पर बर्मा की, और सबसे बड़ा जो इलाका है, सेपरेटिस्ट जो भी क्लेम करें कि आधा हमारे पास है म्यांमार, तो 60% है, तो 70% है, जितना भी कहें वो, लेकिन हकीकत ये है कि मिलिट्री जनता एक फोर्स है और सबसे बड़ा इलाका उन्हीं के पास है, डायरेक्टली उनकी हुकूमत है वहाँ पर। इट इज़ आल्सो क्वाइट पॉसिबल कि इन इलेक्शंस के बाद वो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो इनसे लड़ रहे हैं उनमें शामिल कई डेमोक्रेटिक पार्टियों को भी पावर शेयरिंग का कोई मुआहदा करके अपने साथ मिला लें। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल एंड दिस विल बी बिग ब्लो फॉर द यूएस एंड वेस्टर्न पावर्स। अगर इनके साथ नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को वो तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, ये जो नया सेटअप लेकर आ रहे हैं, तो फिर ये वेस्टर्न फोर्सेस की ये जो एंटी मिलिट्री जनता काविशें हैं, कोशिशें हैं, इनको बहुत बड़ा धचका लगेगा।